नमस्कार, मैं हूं अशोक पांडे और आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आज जो हमारे मेहमान हैं, उन्होंने खलनायकी में अपना परचम ऐसा लहराया कि जिनके नाम पर ये फिल्म बनी और सुपरहिट भी हुई। मैं बात कर रहा हूं बॉलीवुड के एक ऐसे खलनायक की जिनकी हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था गजनी। जी हाँ, ये बॉलीवुड इतिहास के एक लौते ऐसे खलनायक हैं जिनके नाम पर फिल्म बनी और सुपरहिट भी रही। मैं हूँ गजनी। मैं प्रदीप जी, गुलिस्तान न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुरुआत करेंगे आपके गजनी से ही। जी, जहां तक मेरी जानकारी है, गजनी में आपने कई लोगों का उसमें चयन किया था, जिससे आमिर खान को भी आपने कन्विंस किया था रोल के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं भी ये बात सामने आई थी कि आप ही का किरदार जो है वो फाइनल नहीं था। हाँ, वाकई ये बात तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी शॉकिंग थी, क्योंकि जहाँ तक ये बात है कि आमिर भाई को कन्विंस करने की, तो मुझे लगता है कि शायद वो मेरे ही काफ़ी प्रयत्न थे जिसकी वजह से मैं उनको कन्विंस कर पाया। जैसे हम सबको मालूम है कि आमिर खान टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू डिसाइड कि ये फिल्म करूं या नहीं करूं, या ये कहानी अच्छी है या नहीं है। बड़ी काफ़ी उनकी चयन प्रक्रिया बड़ी लंबी होती है। तो वही जवाब उन्होंने मुझे दिया। दरअसल जैसा सबको पता ही है कि ये ओरिजिनली तमिल में बनी थी ये फिल्म, और फिल्म बनाने के दौरान मेरी डायरेक्टर से अच्छी दोस्ती हो गई थी, और डायरेक्टर की भी इच्छा थी कि इस फिल्म को वो बम्बई में बनाए। मेरे माइंड में सिर्फ ये था कि ये एक बड़ा काबिल डायरेक्टर हैं, और फिल्म की भी अपनी काबिलियत के हिसाब से आमिर खान बड़े सूट करते हैं। तो मेरे चूंकि ताल्लुकात भी आमिर खान साहब के साथ काफ़ी अच्छे रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं उनकी मदद कर पाऊंगा। और दूसरा, मेरा भी अपना इंटरेस्ट था कि जब ये फिल्म बम्बई में बनेगी तो मुझे भी इसी फिल्म को गजनी का रोल करने के लिए शायद मेरा ऑटोमेटिक चयन हो जाएगा, ऐसा मुझे अनुमान था। ऐसी एक दिवाली थी जिसमें मैंने उनसे कहा कि तो बोले क्या कह रहे हो आप यार, ये फिल्म मैं तो वैसे ही नई फिल्में नहीं करता हूँ और आप तमिल की रीमेक के लिए मुझे कह रहे हो। मैंने कहा भाई आप एक बार देख लीजिए। मुझे लगता है कि गजनी इसलिए बन पाई कि वो शायद मुझे इनकार नहीं कर पाए मुंह के ऊपर कि नहीं 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 यार मैं नहीं करूंगा। वो शायद ऐसा नहीं बोल पाए, इतनी दिक्कत हो गई उनको। शायद वो लिहाज जो किया उस वजह से गजनी बन गई। तो मैं उनके पीछे पड़ा रहा, और 6 महीने के बाद जब उन्होंने फिल्म देखी उनको पसंद आई जैसा कि हमें उम्मीद थी, और उन्होंने हाँ कर दी फिल्म के लिए। उसके बाद जो शॉकिंग न्यूज़ जो आपने मुझे कही पूछी, तो उसके बाद पता चला कि गजनी बन रही है, सब कुछ हो गया, प्रोड्यूसर आ गए, उन्होंने साइन कर लिया, ये हो गया वो हो गया, काम चालू हो गया, डायरेक्टर आ गए, उनके साथ हिंदी और इंग्लिश में समझाने वाले लोग आ गए, क्योंकि उन्हें तब अंग्रेजी भी नहीं आती थी और हिंदी भी नहीं आती थी। शुरू में यकीन नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है यार, गजनी फिल्म मैं ही बना रहा हूँ और मैं ही इस फिल्म की ओरिजिनल फिल्म में मैं इतना सक्सेसफुल फिल्म रही है, और मुझे काफ़ी उसका अच्छा रिजल्ट भी मिले हैं। अच्छा, मेरे काम को काफ़ी लोगों ने सराहा भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरी जगह पे किसी और को लिया जा रहा है। पर वो जब मैंने पता किया तो वाकई में बात सही निकली कि वाकई में इन्होंने काफ़ी सारे साउथ के दूसरे एक्टर्स, बम्बई के एक्टर्स, इवन हद तो ये हो गई कि पाकिस्तान से भी 3 एक्टरों को बुलाया गया इस फिल्म में गजनी का रोल करने के लिए। और तमाम सब कुछ करने के बाद मुझे शायद पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, पर यहां तक कि जैकी श्रॉफ को साइन भी कर लिया इन्होंने। एक दिन बचा था शूटिंग शुरू होने का, जैकी वॉज ऑल्सो साइंड। ये मुझे डायरेक्टर ने खुद बताया। ये गजनी के रोल के लिए उनको, गजनी के रोल के लिए जैकी साहब, जग्गू भाई को साइन कर लिया था। अब ये कितनी सब खबर सही है या नहीं है, मैंने कभी जैकी से कंफर्म तो नहीं किया, पर चूंकि डायरेक्टर ने मुझे कहा इसलिए मुझे उनकी बात को मानने में कोई हर्जा नहीं है। आपने बताया जिस तरह से आपको फिल्मों में उस वक्त साइन नहीं किया गया था उस पर्टिकुलर फिल्म में, तो ये कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको दोबारा इस फिल्म में अपने आप को साइन करवा करके ऐसा गजनी? नहीं, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ी। मेरा एक स्वभाव है, अगर चीजें मैं वैसे भी खुशामद करके या चापलूसी करके नहीं, अपनी परफॉर्मेंस के जरिए, हाँ, मैं मतलब मेरा नेचर ही है। अगर मैं एक बार अप्रोच जरूर करूंगा, आप फिल्म बना रहे होंगे तो मैं, हो सकता है कि मैं ना हूं, मेरा मैनेजर आके आपसे बात करेगा, सेक्रेटरी बात करेगा,
और अगर आपने कह दिया कि भाई आपके लिए जगह नहीं है या आप सूट नहीं करते कैरेक्टर के लिए, तो मैं दोबारा कोई ये वो करके वापस नहीं जाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं उम्मीद होती है ना कि जिस तरह से ये पूरी, देखिए एक्टर को क्या होता है, उम्मीद भी होती है और दिल भी टूटता है, ये दोनों चीजें हैं। तो मुझे उम्मीद भी थी क्योंकि मैंने ही ये फिल्म बनवाई, और इस उम्मीद में बनवाई कि न सिर्फ आमिर खान इसमें काम करेंगे और न सिर्फ बड़े कैनवास की बनेगी, बल्कि ये इसमें मुझे भी एक मौका है। मतलब मैं ये नहीं, चूंकि मैंने और कोई मुझे इसका एडवांटेज नहीं था, मैंने न तो कोई कमीशन लिया, न तो कोई पैसे लिए, न ये कहा कि मैं हीरो साइन करके दे रहा हूं। आज की डेट में अगर हीरो साइन करके दे रहे हैं आप आमिर खान को, किसी प्रोड्यूसर को, तो बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा। मेरा एक ही स्वार्थ था कि आमिर खान अगर ये हीरो बनेंगे तो मुझे गजनी उनके साथ करने को मिलेगी, और एक मेरे लिए बहुत अच्छा बंबई में एक अच्छी फिल्म, अच्छा काम करने को मिलेगा, इतना ही इंटरेस्ट था। तो जब मुझे पता चला कि वो नहीं लेना चाह रहे, और उसके बाद सबसे शॉकिंग बात है कि ये आमिर खान ने ही मुझे ब्लॉक किया हुआ था, ये मैं आपको दोबारा बता रहा हूं। तो आमिर से जब मैंने बात की कि अभी तक उन्होंने अप्रोच नहीं किया, तो आमिर ने कहा कि देखो यार प्रदीप जी, बात ये है कि आपने लगान में मेरे साथ मेरे दोस्त बने, भुवन है, देवा सिंह सरदार है, दोनों दोस्त हैं, तो सडनली लोग कैसे एडजस्ट कर पाएंगे इस बात को, डाइजेस्ट कैसे करेंगे कि आप विलन हो जाएंगे उसमें। तो मैंने कहा आमिर भाई, ये तो किसी भी एक्टर के लिए बड़ी हर फिल्म में वो तो डिफरेंट काम करते ही, एक्टर तो वही होता है, कभी वो अच्छा काम करता, कभी अच्छा काम नहीं करता, कभी भाई बन जाता, कभी कुछ और बन जाता है। तो ये तो कैरेक्टर तो बदलते ही रहते हैं। अगर मैंने आपके साथ आपका दोस्त बनाऊं तो हर फिल्म में सिर्फ दोस्ती बन पाऊंगा, ऐसा तो कोई जरूरी तो नहीं है ना। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसी बात है। आपने इस किरदार को ऐसे डाइजेस्ट कर लिया कि गजनी के जब गजनी की बात की जाती है तो आपका ही चेहरा सामने आता है। यार देखो, ये कुदरतन बात होती है, क्योंकि वो गजनी के लिए बड़ा क्रूर और बड़ा निर्दयी और बड़ा खौफनाक और बड़ा भयंकर सा आदमी चाहिए। शायद मैं समझता हूं कि इन तमाम पैरामीटर्स पे मुझे कुदरतन एडवांटेजेस मिले हुए हैं, और एक उग्र स्वभाव का, एक विक्षिप्त, ये जो तमाम चीजें हैं, शायद मैं बाकी लोगों से, मेरा स्क्रीन प्रेजेंस में ये चीज ज्यादा आती होगी, शायद इसी वजह से इतना सब कुछ होने के बाद भी फाइनली उनको मुझे ही लेना पड़ा। तो फिर मुझे अचानक फोन आया कि आप वो फिल्म कर रहे हैं, तो जो मैं निराश और दुखी हो गया था, इमीडिएटली मेरी मतलब खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। पर मैं कहना चाहूंगा कि आमिर ने मुझे ब्लॉक किया हुआ था बेसिकली, और ये बात जब मुझे साउथ इंडिया के प्रोड्यूसर्स के ऑफिस से पता चल रही थी, तब मैं इस पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि आमिर जिनको मैंने फिल्म करने के लिए मंजूर मतलब करवाया है, और वो वही मुझे इस फिल्म में आने के लिए रोक रहे हैं। ये बड़ी यकीन नहीं होता इन बातों पर ऐसा ये सच्चाई है। और बाद में आमिर खान की बड़प्पन भी है कि उन्होंने कबूल किया कि हाँ, वो उसे रोक रहे थे, और उन्होंने इस बात के लिए खेद भी जताया कि यार मेरे से ऐसा हो गया था, पर अब आप कर रहे हैं। एंड अब बढ़िया, फिर उनके घर में ही बैठ के हमने सब प्रिपरेशन किया। फिर इसको कैसे, इस फिल्म को कैसे, मैं हरियाणवी में करना चाहता था, तो मैंने उनको कहा कि मैं इस फिल्म को हरियाणवी में करना चाहता हूँ, क्योंकि हरियाणवी मुझे लगता है कि काफ़ी रफ भाषा का इस्तेमाल बड़े आसानी से हो सकता है उस जबान में। जिस तरह से दोनों ही गजनी में आपने किरदार निभाया था, तो कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपने उस गजनी में भी विलन किया था, इसमें भी मेन विलन गजनी के नाम से, लेकिन आपके सामने एक ऐसे कलाकार थे आमिर खान जैसे, उनके सामने परफॉर्मेंस करके एक जो फिल्म है जिसका कि नाम ही गजनी है और विलन पर ही आधारित है, कितना कठिन था ये आपके लिए करना? भाई, मुझे जाने भाई, मुझे जाने भाई, गजनी उधर से आ रहा है भाई, मुझे अच्छा लो। मैं प्रकाश भाई, आप भूल गए, हम दोनों गजनी को पकड़ने आए थे भाई, देखो कितना मारा भाई उसने मुझे, देखो। मैं प्रकाश, आमिर के साथ ऑलरेडी मैं सरफरोश और लगान 2 फिल्में कर चुका था, और उनके साथ एक आत्मीय संबंध भी हो चुके थे, मतलब घर में आना जाना, एक तरह से बृहद परिवार का हिस्सा बन चुके थे हम लोग। और मुझे उनके बारे में जो उनकी मशहूरियत है या शोहरत है, उसका मुझे भय जो था वो खत्म हो चुका था, क्योंकि वो हम इतने साल काम करके जान चुके थे कि ये इतने बेहतरीन इंसान है। इतना बेहतरीन इंसान शायद ही हमें दूसरा मिलेगा, या मेरा तो यहां तक मानना है। कमाल के आदमी है, अपने सामने वाले एक्टर को उनको अच्छी तरह पता है कि अगर मेरे सामने जो एक्टर काम कर रहा है, अगर वो सामान्य नहीं है और वो अगर रिलैक्स नहीं है, तो जाहिर है कि वो अपने बेस्ट ऑफ द एक्टिंग नहीं कर पाएगा। तो वो उसको बड़ा प्यार से बात करके, या उनके अपने तरीके हैं, बड़े वैसे भी बड़ी मोहक सी मुस्कान है उनकी, बड़ा विनम्र स्वभाव है, तो उनके वो दिल जीत लेते हैं सामने वाले का भय खत्म कर देते हैं।
तो उससे क्या होता है कि आदमी बड़ा नॉर्मल हो जाता है और वो अपना बेस्ट ऑफ द काम दे पाता है उनके सामने। आपकी जो कलाकारी है, आप जो अभिनय करते हैं, ये अभिनय की शुरुआत आपने कहाँ से की, कैसे हुई, आपने शुरुआत कहाँ से की थी? शुरुआत तो मैं समझता हूँ कि मैं बेसिकली एक्टिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं था और मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं एक्टर बनूंगा। न हमारे परिवार में, न खानदान में, न गांव में, न शहर में एक्टरों से कोई लेना देना था। और दरअसल मैं इस फील्ड को ही बहुत अच्छा मेरा इंप्रेशन नहीं था। मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये फील्ड बड़ा स्वार्थी है, बड़ा क्रूर है, इनडिसिप्लिन्ड है और जिसकी चल रही है सब उसी के पीछे दौड़ रहे हैं, बाकी के जिनकी नहीं चल रही उनका जीवन बड़ा निरर्थक हो जाता है, उनको तो सर्वाइवल के प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसमें आप अगर सक्सेसफुल हैं तो बहुत अच्छा है, पर सक्सेसफुल नहीं है तो फिर बहुत बुरा है। इस किस्म का रेशो है सिनेमा इंडस्ट्री में, वो सब लेवल पे है, चाहे एक्टिंग हो या टेक्निकल साइड हो या प्रोडक्शन साइड हो। बाकी के जॉब्स में क्या होता है कि आपकी रिटायरमेंट होता है या कोई और जॉब मिल सकता है या प्रमोशंस होते हैं या आप कम से कम नीचे तो नहीं गिरते। अगर आप हेड क्लर्क हो गए तो वापस आपको कोई डिमोट करके चपरासी नहीं बनाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मतलब चपरासी क्या, यहाँ अगर हेड क्लर्क से आप ऑफिसर हैं, मैनेजर हैं बैंक के, तो आपको तो आप बैंक से बाहर हो जाओगे। हमारी लाइन ऐसी है। पर क्या है कि इसीलिए मैं होनी को बहुत मानता हूँ कि डेस्टिनी जो चीज़ है या तकदीर जो है वो कहीं ना कहीं हर इंसान क्या, हर जीव के जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मतलब मैं इंसान की बात कर रहा हूँ, अगर मैं आपको जानवर की बात कहूँ तो कुछ जानवर आप देखेंगे कि जो गाड़ियों में और एसी घरों में रहते हैं, उनको मतलब खाने के भी नखरे होते हैं कि मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं खाऊंगा, मेरे लिए डॉग का फूड लाओ, और ये नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। और अधिकतर जानवर हम देखते हैं कि 99% बेचारों को एक टाइम का खाना भी नहीं जोड़ पाते। तो ये भी तकदीर की बात है कि वो जानवर आज ऐसी जगह पे है। तो तकदीर नहीं है तो और क्या है। तो तकदीर जो चीज़ है उसका एक बड़ा हर इंसान के जीवन पे एक बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो शायद तकदीर ही थी जिसकी वजह से मैं सिनेमा इंडस्ट्री में आ गया। लेकिन पहला ब्रेक आपको कहाँ मिला था, कौन सा पहला ब्रेक था? और उस पहले ब्रेक के लिए, जैसे आपने कहा कि आपको फिल्मों में काम नहीं करना था, उसके बावजूद भी पहला ब्रेक जब मिला तो आपके जहन में क्या चल रहा था? तो उस शुरुआती दौर में शायद महाभारत ऐसा था जिसको मैं कह पाऊंगा, क्योंकि अधिकतर लोगों को शायद वही याद भी होगा, जिसमें मैंने अश्वत्थामा की भूमिका की थी। तो वो शुरुआती दौर था और वो मुझे महाभारत भी मुझे स्मिता पाटिल जी की वजह से मिला था, जो कि अब हमारे बीच में नहीं रही। और स्मिता पाटिल एंड रवि चोपड़ा जी की अच्छी पहचान थी, अच्छा साथ में काम किया था उन्होंने। तो स्मिता जी ने मुझे रिकमेंड किया था कि वो महाभारत बन रहा है, तुम अच्छा शरीर, कद काठी बड़ी अच्छी है तुम्हारी, यू गो एंड मीट रवि चोपड़ा। तो वहीं से शुरुआत हुई। फिर मुझे अश्वत्थामा के लिए उन्होंने कास्ट किया, फिर शूटिंग हुई और वो बड़ा काम शायद वहीं से शुरू हुआ। फिल्मों में विलन का ही किरदार आपने क्यों चुना? आप बढ़िया कदकाठी के थे, रंग रूप भी आपका सुंदर है, तो आपने हीरो के लिए क्यों नहीं ट्राई किया? बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि हर आदमी कोशिश करता है कि वो अपना बेस्ट ऑफ द काम कर पाए। तो शायद सिनेमा इंडस्ट्री में बेस्ट ऑफ द काम तो या तो हीरो का ब्रैकेट है या हीरोइन का ब्रैकेट है। अब जब बेस्ट नहीं होता तो सेकंड बेस्ट क्या है? तो सेकंड बेस्ट ये है कि आप या तो विलन बन जाएं, या क्योंकि उसके बाद में फिर आएगा कि आप सपोर्टिंग एक्टर हो जाएं, तो उसमें फिर क्या है कि बड़ी भीड़ बढ़ जाती है, 10, 15, 20 लोग होते हैं, तो उसमें आप छोटा मोटा काम कर पाएंगे। तो फिर विलन ऐसा होता है कि जो इकलौता होता है, या मेन विलन जो है इकलौता होता है। तो मुझे लगता है कि जैसे अमित जी वगैरह हो गए हैं, ये एक अजूबा है मामला, क्योंकि अमित जी भी कोई बहुत अर्ली स्टेज में नहीं आए थे। वो भी उन्होंने भी अपना अध्ययन पूरा किया, फिर नौकरी की कलकत्ते में, फिर तब जाके बम्बई में काफ़ी लंबी स्ट्रगल की उन्होंने। तो अमित जी हैं, उनके जैसा ना कोई हुआ है और ना कोई आने वाले टाइम में हो पाएगा। वो एकदम अलग है। रजनीकांत हो गए, अमिताभ बच्चन हो गए, इनके जैसा कोई नहीं हो सकता। ये अजूबा लोग हैं। पर बाकी के जो, मुझे लगता है कि एक हर चीज़ का एक वक्त होता है, उसमें उस ब्रैकेट में आप आ गए तो आ गए, नहीं तो फिर बाकी की चीज़ें। पर मुझसे तो वो हुआ जो मैं कर सकता हूँ, अपना बेस्ट। मुझे लगा कि यार यही सही है, तो मैं वही किया। हालांकि हीरो के एक दो मैंने फिल्में एज हीरो भी की, पर वो न तो एक दो बन भी नहीं पाई, और बनी तो कामयाब भी नहीं हो पाई, तो मामला घूम फिर के वही हो गया। तो फिर मैं विलन ब्रैकेट में, मुझे लगा कि ये दिस इज द मोस्ट करेक्ट जॉब आई कैन डू। लेकिन अब जो फिल्में बन रही हैं, अधिकतर फिल्में ऐसी बनना शुरू हो गई हैं जहां पे खलनायक नाम की चीज ही नहीं है। एक ऐसी फिल्में बनना शुरू हो गई जहां पर खलनायक का किरदार अब खत्म होता नजर आ रहा है। तो ये कितना बड़ा एक खतरा है खलनायकों के लिए? बहुत बड़ा खतरा है जी, आपने बिल्कुल सही कहा।
सिंस अमरीश जी हमारे बीच नहीं रहे, मैं समझता हूं कि अमरीश जी के जाने के साथ ही जो एक विलन का जो अमरीश जी कर रहे थे वो इरा और वो पूरा का पूरा माहौल खत्म हो गया। देखिए प्रदीप जी, देखिए आप जिस तरह से पहले जिन्होंने काम किया है, जी हाँ, अमरीश पुरी साहब, जी बिल्कुल सही, प्राण साहब थे, आज भी लोग उनका नाम लेते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में पिछले एक दशक में हमने कोई भी ऐसा देखा नहीं जिसका कि नाम किसी को याद हो और बोले कि नहीं ये लगातार इनकी छाप खलनायक की ही है। बिल्कुल सही बात है। मैं कह रहा हूँ अमरीश जी के जाने के बाद वो पूरा युग ही खत्म हो गया। न तो उस किस्म की कहानियां बन रही हैं और न उस किस्म के किसी की सोच है, कम से कम 10-12 साल तक। और मैं समझता हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में। अगेन मैं फिर से आपको भाग्य की याद दिलाऊंगा कि मुझे साउथ का कुछ ABCD पता नहीं थी, न लैंग्वेज आती है, न वहाँ का पोटेंशियल पता था, न वहाँ इतने लोग काम कर रहे थे उसके बारे में पता था, न मुझे ये पता था कि मुझे वहाँ जाके काम करना चाहिए, कुछ ये भी पता नहीं था। उसके बावजूद, और मैं ये श्रेय दूंगा लगान फिल्म को। मैं देवा सिंह सोढ़ी धौलपुर से आया हूं। सुना है अंग्रेजा के खिलाफ लड़न वास्ते तुसी कमर कसी है। हाँ, लेकिन लाठी भाले से नहीं, गेंद बल्ले से। लाठी भाले से हो या गेंद बल्ले से, मैं हमेशा अंग्रेजा के खिलाफ हर जंग में शामिल होना चाहता हाँ। मैनू इस लड़ाई विच हाथ बटाने दो भवन। खैर, आप तो डेस्टिनी की बात कर रहे हैं, ये मान के चल सकते हैं कि आपकी डेस्टिनी आपको वहां पहुंचा रही है जहां आप चाहते हैं, लेकिन आज की तारीख में विलन को एक हास्य रूप दे दिया गया है, मतलब एक विलन का मजाक उड़ाने लग गए हैं। क्या लगता है आपको, ये ऐसा करना चाहिए कि विलन को एक मजाक करके दिखाया जाता है, छोटे छोटे बच्चे उसको पीट रहे हैं, तो वो विलन का एक खौफ खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसीलिए जब फिल्में आई, कैसी फिल्में जैसे वांटेड आई या गजनी आई, जब हिंदी गजनी आई, और उसके बाद जैसे दबंग आई, तो इसमें जब जो उन्होंने मेन जो विलन को जितना इंपॉर्टेंस दिया जाना चाहिए वो इंपॉर्टेंस जब दिया तो फिल्में देखिए कितनी कामयाब हुई। तो ये एक ट्रेंड चेंजिंग फिल्म है जिसमें वाकई अगर विलन को इंपॉर्टेंस दिया तो फिल्में इतनी कामयाब हुई। ये हिंदी इंडस्ट्री को 10-12 साल के बाद फिर पता चला, और ये फिल्में फिर जैसे गजनी वॉज द ओनली फिल्म, गजनी वॉज द फिल्म विच स्टार्टेड 100 करोड़ क्लब। पहली हिंदी फिल्म है गजनी जिसने 100 करोड़ का धंधा किया, और तब से 100 करोड़ की अब उसके बाद बहुत सारी फिल्में आ गई हैं, पर पहली फिल्म गजनी थी जिसने 100 करोड़ का धंधा। गजनी क्यों थी? क्योंकि उसमें विलन को इतना इंपॉर्टेंस दिया। अगर आप सिर्फ एक थप्पड़ मारने से 50 लोग गिर जाएंगे, अगर आप ऐसी फिल्में बनाएंगे तो उसको इतना सीरियसनेस होता नहीं है। और उसमें हम लोग फिर भी, मैं समझता हूँ हम लोग फिर भी लकी हैं कि हमें एक ऐसे थोड़ी अच्छी भूमिका मिल रही है जिसमें कम से कम आप जैसे नाम ले रहे हैं कि भाई गजनी है, या आप जैसे ग्रैंड मस्ती जो लास्ट आके गई है, तो उसमें मैं लकी हूँ कि मुझे ऐसे कैरेक्टर मिले हैं। अदरवाइज तो अल्टीमेटली तो हीरो ही है, बॉस वही है। हमने पुनीत जी का भी इंटरव्यू किया था, उन्होंने हमसे महाभारत की शूटिंग के दौरान कुछ चीजों को शेयर किया था। आपके साथ भी ऐसा कुछ वाकया हुआ कभी जो यादगार बन गया हो, एकदम मजेदार? यार देखिए, मैं बताऊं आपको, महाभारत जब हम कर रहे थे, चोपड़ा साहब का महाभारत, तो उसमें तकरीबन हम सब समकालीन एक एज ग्रुप के मान लीजिए और एक किस्म से सब एक सेम एक्सपीरियंस टाइप के एक्टर्स थे, और वो बड़ा शुरुआती दौर था टेलीविजन का। चोपड़ा साहब का महाभारत जो दुनिया का जो महाभारत हो चुका है या हुआ होगा, उसके बाद चोपड़ा साहब का महाभारत है। बाकी कोई कितने भी महाभारत बना लो आप, चोपड़ा साहब का महाभारत चोपड़ा साहब का महाभारत ही है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। हम लोगों की ये जो फौज थी कौरवों की और पांडवों की, तो इसमें मतलब अंदर से भी ऐसे थे हम लोग, एक दूसरे से दबना नहीं और एक दूसरे को धमकाना, डराना, यह करना, तू अच्छा हम अच्छा, फिर मिल के खाना खाना। और पुनीत तो बड़ा मस्त आदमी था यार, उसके साथ तो बड़ा सीखा है हमने बहुत कुछ, फिजिकलिटी समझ लीजिए, और स्पेशली खाने के मामले में तो सबसे पहले अटैक करके दौड़ के खाना खाना, बहुत सारी चीजें, बड़ा मजा आता था। काफी एंजॉय किया, बहुत ज्यादा, बहुत। 1 साल करीबन हमारी शूटिंग चली थी और इतना मजा किया हमने, कमाल का। पुरानी महाभारत की बात की जाए और नए महाभारत की बात की जाए, इन दोनों में एक कलाकार है जो कि दोनों ही महाभारत में काम करते नजर आए हमको, वो आप ही के मित्र पुनीत इसर साहब है। पुनीत ने इसमें परशुराम का काम किया, परशुराम का काम किया हुआ इन्होंने। आपको भी ऐसा कोई ऑफर आया कि आप भी, क्योंकि आप लोगों की भाषाओं पर आप लोगों का बहुत अच्छा कमांड है, तो कभी आपको भी ऑफर आया कि महाभारत में एक किरदार आप भी करिए नए वाले में? मुझे तो महाभारत का ऑफर तो नहीं आया, पर इसमें मुझे रिसेंटली किसी ने अप्रोच किया था कि जो महादेव एक सीरियल बन रहा है, तो महादेव में जो महादेव हैं मुझे बड़े
अच्छे लगते हैं वो। और मेरी माँ चूंकि महादेव देखती है, तो मैं कभी कभी जब माँ के साथ रहता हूँ तो मुझे वो महादेव देखने का अवसर मिलता है। तो मैं इतना इम्प्रेस हूँ उनके रूप से और उनके काम करने से, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। और इतने वाकई अगर लगता है साक्षात महादेव कहीं होंगे तो शायद ऐसे ही होंगे, जैसे हमारे नितेश भारद्वाज कृष्ण थे, वैसे ही उसी लेवल के ये महादेव भी हैं। तो ये बात मैंने अपने किसी मित्र को कही, वो जाके एक्टर मेरे दोस्त हैं उनको कही, तो उन्होंने शायद ऑफर तो लाए थे मुझे कि आप, पर मेरे पास वक्त नहीं था उस वक्त में, क्योंकि साउथ में मुझे जाना था तो मैं कर नहीं पाया वो। रीमेक को लेकर के आपने कहा कि जिस तरह से जो अमिताभ बच्चन साहब ने किया है उसका रीमेक करना कहीं ना कहीं उसका पोस्टमार्टम करने के बराबर है। यदि आपको कहा जाए, पुराने किसी किरदार को उठा करके आपको कहा जाए कि ये जो उस दौर के विलन थे, ये किरदार आपको निभाना है, तो आप क्या करेंगे? मैं नहीं कर पाऊंगा, नंबर 1 बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर पाऊंगा मुझे लगता है। पर मैं आपके साथ एक ये भी कहना चाहता हूँ कि रीमेक मैंने अपना ही किया। मतलब अपना कैसे किया कि गजनी जो तमिल की और गजनी हिंदी की, तो गजनी है, उसमें भी था इसमें भी था। उसमें मेरा तमिल में डबल रोल था, गजनी का विलन डबल रोल था। वो भी एक अजूबा है, क्योंकि विलन को कोई डबल रोल कभी देता ही नहीं है। तो उसमें मैंने डबल रोल किया विलन का, और इसमें नहीं, अमिताभ बच्चन साहब की एक फिल्म आई थी अकेला, उसमें विलन का डबल रोल था। चलो ये मान लेते हैं आपकी बात, आपका नॉलेज इसमें ज़्यादा होगा। हमें तो क्या काम किया और अपना काम किए उतना ही तक लिमिट रहता है। वैसे भी चाहे अमित जी ने किया हो या न किया हो या किसी ने भी किया हो, ऐसे बड़े कम मौके आते हैं कि विलन को डबल रोल दिया जाए। अधिकतर हीरो के या हीरोइन के ही डबल रोल होते हैं, या कैरेक्टर आर्टिस्ट के डबल रोल होते हैं, जैसे कि कॉमेडियंस के डबल रोल होते हैं। पर विलन को तो बड़ा मुश्किल से मिलता है। पर मैं शायद अपने उस काम को मैं बेटर कर पाया इस गजनी में सिर्फ लैंग्वेज की वजह से। उसमें क्योंकि मुझे लैंग्वेज नहीं आती और इसमें मुझे लैंग्वेज हिंदी में की है, तो अपनी लैंग्वेज है तो करने में दिक्कत नहीं है। शायद इस वजह से वो बेटर कर पाया मैं। बाकी अदरवाइज किसी और के काम को बेटर करना मैं समझता हूँ कि मेरे से तो नहीं हो पाएगा। बाकी लोग ज़रूर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर मैं तो नहीं कर पाऊंगा। आने वाले समय में हम आपको और किन किन किरदारों में देखेंगे? आने वाले समय में आप मुझे ज़्यादातर किरदार में शायद हिंदी में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो लास्ट फिल्म हमारी अगेन जो 100 करोड़ का धंधा किया, जिसने पहली कॉमेडी या पहली एडल्ट कॉमेडी है ग्रैंड मस्ती, जिसने फिर 100 करोड़ किए, तो शायद मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं 100 करोड़ की फिल्म करके फिर 2-3 साल गायब हो जाता हूँ, फिर आता हूँ, फिर एक आधी बड़ी फिल्म करता हूँ। तो ये मान के भी चलें कि अगर 100 करोड़ का बिजनेस करना हो तो प्रदीप जी को अपने फिल्म में ले लें? यार अगर ऐसा बाकी लोग मान लें तो बड़ा अच्छा है। कोई मानता नहीं है। चाहिए है कि गजनी की, उसके बाद 3-4 साल तक कोई फिल्म नहीं की, फिर ग्रैंड मस्ती कर ली, फिर वो 100 करोड़ के ऊपर चली गई। तो काश ऐसा बाकी लोग, अगर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये समझें कि मेरे करने से 100 करोड़ पहुंच रहे हैं, तो सब लोग मुझे बुलाने लगेंगे। पर ऐसा हो नहीं रहा, और ऐसा होना भी संभव नहीं है। आमिर सेट पे कभी कुछ बोलते हैं? क्योंकि आमिर इस चीज के लिए बहुत जाने जाते हैं कि वो सेट पर बताते हैं, सिखाते हैं, कहीं ना कहीं हस्तक्षेप रहता है उनका। नहीं, ये बिल्कुल कभी आपके साथ में ऐसा हुआ? बिल्कुल इस बात को नहीं मानूंगा। ये बिल्कुल बेकार की बात है। और ये बेकार की बात नहीं है, ये बिल्कुल क्या है कि कोई आदमी अगर बेटरमेंट करने जाए और अगर आप उसको इंटरफेरेंस बोलें, तो ये फिर वो जैसे राजनीति में होता है कि कोई, अब नरेंद्र मोदी के लिए ले लीजिए आप, कि उनकी एक जो बीवी थी, उनकी 17-18 साल में शादी हुई थी, उसको 6 महीने में उन्होंने 3 महीने में उसको वापस भेज दिया कि भाई आप पढ़िए, पढ़ाई कीजिए और मैं देश की सेवा करूंगा। अब उस बात का बतंगड़ बना के कि आपने अपनी बीवी का नाम नहीं लिखवाया, ये उसी किस्म की बात हो गई कि आमिर खान अगर कोई अच्छी चीज के लिए सजेस्ट करें तो आप बोले कि साहब आप इंटरफेयर कर रहे हैं। ये एक जैसी चीज हो गई, नकारात्मक सोच है, ये बेकार गलत चीज है। ये हमको अप्रिशिएट करना चाहिए, जैसे आमिर खान को भी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपने कलाकारों को अगर कुछ बता रहे हैं तो वो बेटरमेंट के लिए बता रहे हैं। और उनका हमेशा जो, अब मैं तो उनके साथ 3-4 फिल्में कर चुका हूँ, तो मैंने देखा है कि कभी भी डायरेक्टर को हमेशा जो डायरेक्टर की पोजीशन है उसी पे रखते हैं। वो कभी भी उसका पोजीशन, किसी की भी पोजीशन, इतना मैं आपको बताया, एग्जांपल दिया कि वो छोटे से लेके बड़े इंसान की एक लेवल पे इज्जत करते हैं। तो यही उनका नजरिया है। ये सिनेमा में भी ऐसी रहता है, वो हर एक को बराबर कभी हो ही नहीं सकता। प्रदीप जी, अभिनय की इच्छा न करते हुए भी आप एक अभिनेता बन गए, ये मान के चले कि आगे आने वाले समय में डायरेक्शन, प्रोडक्शन, इन सब चीजों को भी लेकर के आप आएंगे? क्या यार, अपनी जिंदगी अच्छी खासी ठीक ठाक चल रही है। और दूसरा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक्टर होना एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है कि आप गए। पहली बात तो आपको एक्टर के लिए बुलावा आया कि साहब हमें आपसे फिल्म करवानी है, तो एक सबसे बड़ी बात तो वही होती है कि एक्टर, इतने सारे एक्टर हैं आज, तो एक आपको कोई ढूंढ के आपको बुला के फिल्म दे, एक बहुत बड़ा बात है। वी शुड बी थैंकफुल टू आवर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर या राइटर, जो आपके लिए बेसिकली एक्चुअली राइटर होता है।
जो जब कहानी लिखता होता है तब वो सोचता है कि इस रोल के लिए किसको लिखूं मैं। हाँ यार, ये बड़ा खतरनाक विलन है, प्रदीप रावत शूट करेगा। तो वहीं से शुरुआत होती है, बीज वहीं से बोए जाते हैं, फिर बाद में चीज़ें बदलती रहती हैं। तो एक्टर जो लाइन है ना बॉस, इससे बढ़िया कोई लाइन सिनेमा लाइन में नहीं है। इसमें अपना कुछ लगता ही नहीं है। गए गाड़ी में बैठे, गए शूटिंग पे, गए गाड़ी ड्राइवर ने लगा दिए, नाश्ता किया, शॉट दिया, बढ़िया 4 लोग कपड़े लेके आ गए, एयर कंडीशन वैन होती है, काम करते हैं शांति से, बिना पैसा खर्च किए, पैसा जेब में रख के वापस आ जाते हैं, टेंशन ही नहीं रहती। बाकी सबको टेंशन रहती है, डायरेक्टर को टेंशन है, राइटर को टेंशन है, प्रोड्यूसर को तो बेचारे को सबसे ज़्यादा टेंशन है। एक्टर बढ़िया है। मैं तो उम्मीद करूंगा कि इस जन्म में तो मैं एक्टर नहीं बनना चाहता था, बन गया, बट मैं कोशिश करूंगा कि ईश्वर मुझे अगले अगर जन्म दे रहा है तो उसमें भी एक्टर ही बना के रखे, अ सक्सेसफुल एक्टर। चलिए, ये ईश्वर की ही कृपा थी और आपकी डेस्टिनी थी, जिसकी वजह से आप एक बेहतरीन कलाकार, एक बेहतरीन अभिनेता, मतलब खलनायक अभिनेता बने और आपने अपने खलनायकी के जरिए, अपने अभिनय के जरिए लोगों का मनोरंजन किया और हम लोगों को ये मौका मिला कि हमने आपको सिल्वर स्क्रीन पर देखा और हमने अपने आप को एंजॉय भी किया। आपने गुलिस्तान न्यूज़ चैनल से बात की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आपने गुलिस्तानी न्यूज़ में मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे फिर मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल। थैंक यू। तो ये थे श्री प्रदीप रावत साहब, जिन्होंने आज बॉलीवुड कैलेंडर में अपना समय दिया और इस कार्यक्रम को एक यादगार कार्यक्रम बनाया। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप अपनी राय हमें हमारे नंबरों पर और ईमेल आईडी पर दे सकते हैं। अगले हफ्ते बारी होगी इन्हीं की तरह एक और बड़ी शख्सियत की। तब तक के लिए नमस्कार।